जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो आपके पाठ्यक्रम में यूनिट 10 है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट, हम उन्हीं से संबंधित जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने काफ़ी वीडियोज़ जो है इस टॉपिक पे बना दिए हैं, तो क्रमशः आप प्ले लिस्ट को देखें और वहाँ से जो क्रम से वीडियो देखें। 171 नंबर का क्वेश्चन है कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो नीति आयोग का त्रिवर्षीय फॉर्मूला था उसमें मदों की पहचान करनी है। जो मद है यानी खर्च, तो उसमें शीर्ष कॉलेज की स्वायत्ता है, विनियामक तंत्र में सुधार है, या परियोजना और शोधार्थी केंद्रित शोध अनुदानों की पद्धति की संस्थापना है, शोध संस्कृति का संवर्धन है, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान। तो इसमें से कौन सा सही होगा? त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा को ध्यान में रखें। देखिए यहाँ पे ये जो कहा गया है, स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रही। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में 10 को तक योजनाएं बनाने का कार्य किया, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प नीति आयोग को गठित किया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की गई है। देखिए यहाँ पे नीति आयोग के 2 प्रमुख हब है। पहला है टीम इंडिया हब, राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करना। टीम इंडिया हब का कार्य है राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करना। ज्ञान और नवोन्मेष हब, ज्ञान और नवोन्मेष हब ये नीति आयोग की थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा है, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज है। त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा में सम्मिलित मद निम्नलिखित हैं: शेष कॉलेज की स्वायत्ता, विनियामक तंत्र में सुधार, परियोजना और शोधार्थी केंद्रित शोध अनुदानों की पद्धति में संस्थापना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से ही संबंधित है? तो वो है कोठारी आयोग रिपोर्ट। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट है उसने भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास के लिए ध्यान आकर्षित कराया है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 12 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग 1964 से 66 का गठन किया। इस आयोग की नियुक्ति शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्श और सभी स्तरों व सभी पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांत व नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी, जिसकी मुख्य अनुशंसाएं क्या थी? शिक्षक शिक्षा के अलगाव को दूर करना, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधि, प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया? तो ये यूजीसी ने। देखिए यहाँ पे भारत में गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों में से सबसे पहले जो कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग, उसने जो है कोठारी आयोग कह सकते हैं या शिक्षा आयोग, उसने प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन वॉच की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत सरकार ने कब इसे गठित किया था? तो भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। भारत में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष से जुड़ी? यानी महाविद्यालय जो है उनको विश्वविद्यालय से जो जोड़ा गया वो कब से शुरू किया गया? तो ये 2019 में क्वेश्चन आया था। देखिए, भारत में जो महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से जोड़ने की जो प्रणाली शुरू हुई 1857 में शुरू हुई। इसके तहत तो 3 प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना एक साथ की गई थी, जिसमें कोलकाता था, बॉम्बे था, आपका मुंबई है, तथा मद्रास आपका चेन्नई है। तब से लेकर आज तक महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से जोड़ने की प्रथा चली आ रही है। आधुनिक जो भारतीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय, तो अभी हमने 1857 में देखा कि जोड़ने की प्रथा चली, तो आधुनिक जो भारतीय विश्वविद्यालय उसकी स्थापना 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के रूप में हुई। ब्रिटिश राज में स्थापित इस विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय माना जाता था। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक थे। जो देखिए, एक चीज़ ये भी है कि आधुनिक जो भारतीय विश्वविद्यालय उसकी स्थापना का जो श्रेय है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेवक था चार्ल्स ग्रांट, उसको दिया जाता है। इसी कारण इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहते हैं, चार्ल्स ग्रांट को।
भारत में सर्वाधिक नोबेल विजेता तैयार करने का श्रेय कलकत्ता विश्वविद्यालय को जाता है और रोनाल्ड टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन जैसी प्रसिद्ध हस्तियों के नाम भी इसी विश्वविद्यालय से हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? तो ये था कोठारी आयोग में। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था। इस आयोग ने सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत तथा नीतियों की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया था। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कोठारी आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग है जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव के मद्देनजर कुछ ठोस सुझाव दिए थे। इस आयोग की नियुक्ति जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य कौन सा है? छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना, उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में बदलना, सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना, उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। तो ये है शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य, उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख बनाना। आहरक राज्य शिक्षा संस्थान को राजनीतिक निधिपोषण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में निम्नलिखित में से किसका शुभारंभ किया गया? अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। देखिए यहाँ पे रूषा करके है जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूषा भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है जिसे राज्य के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य रोजगार योग्यता में सुधार के लिए प्रासंगिक और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना है। 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का औपचारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का औपचारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसमें 28 दिसंबर 1953 को जो किया गया औपचारिक उद्घाटन जो है ये श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना उच्च शिक्षा के संस्थान में विभिन्न राज्य तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई। संस्था का महत्व न केवल अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत उच्च शिक्षा केंद्र के लिए बल्कि संपूर्ण उच्च शिक्षा एवं अध्ययन केंद्रों के लिए है। 28 दिसंबर 1953 को इस संस्था का औपचारिक उद्घाटन श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई। बाद में 1956 में इस संस्था को भारत सरकार की ओर से स्वायत्तता प्रदान की गई। मैच द फॉलोइंग में पहला है स्वयं प्रभा, दूसरा है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक, तीसरा है ज्ञानवाणी, चौथा है ज्ञान दर्शन। इन्हें हमें सही सुमेलित करना है, ज्ञानधारा सही सुमेलित करना है। तो जैसे स्वयं प्रभा, यहाँ पे देखिए जो स्वयं प्रभा है ये शिक्षा के लिए निःशुल्क DTH चैनल है। स्वयं प्रभा शिक्षा के लिए निःशुल्क DTH चैनल है स्वयं प्रभा। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क ये भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ मिलकर काम करने के लिए वैज्ञानिक और उद्यमियों का प्रतिभा पूल है। ज्ञानवाणी इसमें क्या है? तो ज्ञानवाणी है FM शिक्षा रेडियो नेटवर्क। ज्ञान दर्शन शैक्षिक टेलीविजन चैनल है। ज्ञानधारा इंटरनेट श्रव्य परामर्श सेवा है। भारत में दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संस्थान कौन सा है? तो ये है NUEPA। देखिए यहाँ पे दिया है भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन NUEPA है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूपा अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत की नहीं अपितु दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल किया ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। उस योजना की पहचान कीजिए जिसके द्वारा नीतिगत क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को
बढ़ावा देने का उद्देश्य, जिससे नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में डेटा इनपुट प्रदान किया जा सके। ICSSR फेलोशिप संज्ञानात्मक पहल, ICSSR और ICSSR, तो इसमें कौन सा होगा? ICSSR इम्प्रेस करके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान यानी इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस इम्प्रेस कार्यक्रम का वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का समर्थन करने और नीति बनाने के लिए 2 वर्षों में 1500 अनुसंधान प्रोजेक्ट चलाए। सरकार ने अगस्त 2018 में मार्च 2021 तक क्रियान्वित करने के लिए 414 करोड़ की कुल लागत के साथ सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान कार्यक्रम को मंजूरी दी थी और भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी बनाया। उस स्कीम का नाम बताइए जिसे भारतीय संस्था और विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्था के मध्य शैक्षणिक और शोधपरक सहयोग सुकर हो जाता। तो ICSSR इम्प्रेस स्टाफ डेवलपमेंट स्कीम, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट स्कीम, स्पार्क एक ऐसी स्कीम जिसे भारतीय संस्था और विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्था के मध्य शैक्षणिक और शोधपरक सहयोग सुकर हो जाता। अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना, स्पार्क स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च का लक्ष्य भारतीय संस्थाओं और विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को बेहतर बनाना। स्पार्क द्वारा दिए जाने वाला अनुदान अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ताइवान जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ IIT मंडी को जोड़ने में मदद करने के साथ साथ संयुक्त अनुसंधान करते हुए दुनिया भर के शोधकर्ताओं की मदद भी करेगा। निम्नलिखित में से क्या सही है? आज़ादी के समय 20 विश्वविद्यालय तथा 531 महाविद्यालय थे। आज़ादी के समय 2.1 लाख विद्यार्थी थे या 795 विश्वविद्यालय थे। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया है विकल्प जो है A, C, D तीनों ही सही है। ए में यानी कि आज़ादी के समय में देखेंगे तो 531 ये महाविद्यालय थे, कॉलेजेज 531 थे और यूनिवर्सिटी 20 थी। इसके बाद आज़ादी के समय में देखें तो आज़ादी के समय में जो है ये 795 विश्वविद्यालय थे और महाविद्यालय भी दिया गया है यहाँ पे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री इनमें से कौन है? खान अब्दुल गफ्फार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैफुद्दीन किचलू, श्यामा प्रसाद। तो इसमें है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वे देश के बहुत बड़े शिक्षाविद तथा हिंदू मुस्लिम एकता की हिमायती थे। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये समाप्त होता है। बाकी अब जो नेक्स्ट शुरू होगा इसमें वो है भारत में जो प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम थे, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखेंगे वो नेक्स्ट पार्ट से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।